हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एफआर के एमटीपी 2 के एमसीक्यूज। आज स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, ये जो एमसीक्यू है, फर्स्ट एमसीक्यू, इसमें तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ये एमसीक्यू जो फर्स्ट पार्ट है, इट डील्स विद इंड एस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो सेकंड पार्ट है, इट डील्स विद 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। और जो थर्ड पार्ट है, वो डील करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, विच इज इंड एस 40। एक एक पार्ट लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। चलो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ABC Limited maintains its accounts and prepares its annual financial statements in accordance with Ind AS. It is a diversified global business group with operations spanning multiple sectors. The finance team, while working on finalizing the books for the year ending 31st March X3, encountered challenges with the following transactions. चलिए पॉइंट नंबर वन पे आते हैं, जो कि इंड एस 34 से कनेक्टेड है। ओके, इंड एस 34 का पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। इंड एस 34 में हम इंड एस 34 क्या बोलता है? बेसिकली इट सेज इट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब अगर मैं किसी इंटरिम रिपोर्ट बना रहा हूँ, कोई इंटरिम पीरियड के लिए रिपोर्ट बना रहा हूँ, से किसी क्वार्टर के लिए रिपोर्ट्स बना रहा हूँ, तो मुझे अकाउंटिंग करते वक्त क्या सोचना है? उस क्वार्टर को सेपरेट मानना है कि उसे पार्ट ऑफ द ईयर मानना है? ये इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स देयर आर टू अप्रोचेस। एक होता है डिस्क्रीट अप्रोच, डिस्क्रीट व्यू, और दूसरा होता है इंटीग्रल व्यू। डिस्क्रीट में क्या होता है, हम उसे सेपरेट मानते हैं। डिस्क्रीट में हम उसे सेपरेट को मानते हैं। जिस तरीके से हम ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री का अलग अलग सेपरेट अकाउंटिंग करते हैं, उसी तरीके से हम क्वार्टर्स को भी सेपरेट मानेंगे। दैट इज डिस्क्रीट व्यू। मतलब एक क्वार्टर का अकाउंटिंग होगा उस क्वार्टर के हिसाब से। उसके लिए वी शुडंट सी सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वार्टर। जिस क्वार्टर का अकाउंटिंग कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो। दैट इज डिस्क्रीट व्यू। और दूसरा होता है इंटीग्रल व्यू। इंटीग्रल व्यू में क्या होता है, वी हैव टू कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ अ ईयर। हम जब बोलते हैं इंटीग्रल, मतलब इट इज पार्ट ऑफ द ईयर। ये सोचना है, पार्ट ऑफ अ ईयर। इसका मतलब हम जब किसी क्वार्टर का अकाउंटिंग करेंगे, तो उसमें हमें ये सोचना है कि वो चीज पूरे ईयर का एक हिस्सा है, एक पार्ट ऑफ अ ईयर, और अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करना है। तो इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स, उसका अकाउंटिंग होता है एज पर इंटीग्रल व्यू, और बाकी सबका अकाउंटिंग होता है एज पर डिस्क्रीट व्यू। जैसे कि अगर मैं क्वार्टर टू का अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो मुझे क्वार्टर टू का टैक्स फाइंड करना है, तो मुझे क्वार्टर टू को पार्ट ऑफ द ईयर मानना पड़ता है। इसीलिए हम टैक्स के केस में वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालते हैं। पूरे साल के टैक्स कंसिडर करके, पूरे साल का इनकम कंसिडर करके एक एवरेज रेट निकालते हैं, और वो एवरेज रेट हम वो क्वार्टर के इनकम पे अप्लाई करते हैं। दैट इज वी कंसिडर टैक्स एज अ पार्ट ऑफ द ईयर, इसीलिए उसे इंटीग्रल व्यू बोला जाता है। वेर एज बाकी चीजों के लिए हमें डिस्क्रीट व्यू फॉलो करना है। डिस्क्रीट मतलब भाई ये क्वार्टर तो ये क्वार्टर है, ये कोई दूसरे क्वार्टर से कनेक्टेड नहीं है। हमें इस क्वार्टर का अकाउंटिंग सेपरेट करना होता है। जैसे हम अकाउंटिंग करते वक्त ईयर वन का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम ईयर वन का ही देखते हैं, हम ईयर टू का नहीं कंसिडर करते हैं, या ईयर थ्री को नहीं कंसिडर करते हैं। उसी तरीके से हमें डिस्क्रीट व्यू में अकाउंटिंग करना है फॉर क्वार्टर। चलो अब मैं समझ में आता हूँ, सब पे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स। इट हैज शोन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20 lakhs। हमारा 20 lakhs का ऑलरेडी प्रॉफिट दिख रहा है बुक्स में फॉर द थर्ड क्वार्टर। तो हम ये अकाउंटिंग Q3 के लिए कर रहे हैं। ओके, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। बैड डेट्स ऑफ ₹1 lakh incurred during the quarter. 50% of the debts have been deferred to the next quarter. देखो, इस क्वार्टर में हमने 50,000 का बैड डेट्स इनकर किया है। अगर मेरा बैड डेट्स 50,000 है इस क्वार्टर में, तो मुझे कितना रिकॉर्ड करना चाहिए एज पर डिस्क्रीट व्यू? ऑब्वियसली मुझे पूरा 50,000 रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि जब इस क्वार्टर का खर्चा है तो इसी क्वार्टर में रिकॉर्ड होगा ना। मैं क्यों उसे नेक्स्ट क्वार्टर में शिफ्ट करूं? पर इन्होंने क्या किया है, 50% ऑफ द बैड डेट्स को डिफर किया है नेक्स्ट क्वार्टर में, जो गलत है। इस क्वार्टर का खर्चा इस क्वार्टर में ही रिकॉर्ड होगा। दैट इज डिस्क्रीट व्यू। इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड इस क्वार्टर में ही करेंगे हम। 50% जो हमने डिफर किया, ये कौन सा 50% है जो हमने डिफर किया है? डिफर मतलब जो नेक्स्ट क्वार्टर में लेके गए, वो वाला 50% है। तो वो नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं जाना चाहिए, वो इसी क्वार्टर में रिकॉर्ड होगा। एक 50,000 तो रिकॉर्ड हो चुका है, और बचा हुआ 50% जो हमने नेक्स्ट क्वार्टर में डिफर किया था, हम उसे भी इसी क्वार्टर में रिकॉर्ड करेंगे। दैट्स वाई खर्चा लॉस रिकॉर्ड हो रहा है, इसे माइनस हो। नेक्स्ट वन, 5 lakhs एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू थर्ड क्वार्टर। मतलब ये एडमिन एक्सपेंस है, मैंने सैलरी वैलरी पे किया होगा मेरे एम्प्लॉइज को, जो कि थर्ड क्वार्टर का है। इज डिफर्ड, फिर से हम उसे डिफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट फोर्थ क्वार्टर विल हैव मोर सेल्स, therefore fourth quarter should be debited by higher expenditure. The expenditures are uniform throughout all quarters. अब ये जो 5 lakhs है एडमिन,
वो हमारा थर्ड क्वार्टर का एक्सपेंस है। तो यही डिस्क्रीट व्यू का लॉजिक ही अप्लाई करूंगा। तो थर्ड क्वार्टर का खर्चा कब रिकॉर्ड होगा? ऑब्वियसली थर्ड क्वार्टर में। तो हमने उसे क्यों डिफर किया? हमने फोर्थ क्वार्टर में डिफर किया, ये बोल के कि भाई फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा सेल्स है। हम क्या ईयर में ऐसा करते हैं कि ईयर वन का खर्चा ईयर थ्री में लेके जाएंगे क्योंकि ईयर थ्री में ज्यादा सेल्स होने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्वार्टर में क्यों करेंगे? तो ईयर थ्री का क्वार्टर, सॉरी क्वार्टर थ्री का खर्चा है, तो क्वार्टर थ्री में ही रिकॉर्ड होगा। तो ये 5 lakhs हम यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। दैट्स इट। तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट हो गया 14,50,000। ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो इंडिया 34 इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कनेक्टेड है। चलो इसके कनेक्टेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स इनकर्ड इन द थर्ड क्वार्टर? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, बैड डेट्स एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम क्वार्टर। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम क्वार्टर। अकॉर्डिंगली 50,000 जो हमने डिफर किया था आधा हिस्सा शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 20 lakhs। और नेक्स्ट था द करेक्ट नेट प्रॉफिट टू बी शोन इन इंटरिम फाइनेंशियल इंटरिम रिपोर्ट ऑफ थर्ड क्वार्टर शैल बी, हमने ऊपर कैलकुलेट कर दिया था 14,50,000। फाइन। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि इंडिया 115 से कनेक्टेड है। एबीसी लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ पावर प्लांट फॉर अ कस्टमर। हम जब इंडिया 115 करते हैं तो ऑब्वियसली हमें सेलर के एंगल से सोचना होता है क्योंकि ये रेवेन्यू रिकग्निशन है। तो एज अ सेलर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम एक पावर प्लांट बिल्ड करेंगे कस्टमर के लिए। द एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। लाइक हमें क्या क्या काम करना है? हमें इंजीनियरिंग, साइट क्लियरेंस, फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, पाइपिंग एंड वायरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फिनिशिंग, हमें ये सब काम करना है। ओके। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डज द एंटिटी हैव? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है हमारे पास कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का एक सिंपल मीनिंग क्या होता है? हमें कितना काम करना है, हमें कितना काम करना है वो होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो फॉर एग्जांपल ये सब में हमें इंजीनियरिंग का कुछ काम करना है, साइट क्लियरेंस जहां पे पावर प्लांट फिट होगा उसके साइट को क्लियर करना है, उस पर फाउंडेशन बनाना है, उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, पाइपिंग वायरिंग करना है, इंस्टॉलेशन करना है, ये सब काम करना है। पर मुझे बताओ क्या ये जो सब काम है क्या ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? क्या कस्टमर का इंटेंशन था कि भाई मैं खाली फाउंडेशन बनाऊं या मैं खाली कंस्ट्रक्शन करूं या मैं खाली पाइपिंग करके चले जाऊं? नहीं। कस्टमर ऑलवेज वांटेड अ रनिंग पावर प्लांट, एक ऐसा पावर प्लांट जो सब एंगल से स्टार प्रॉपर है और वो प्लांट ऑपरेशनल होना चाहिए। तो कस्टमर मेरे से डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज नहीं मांग रहे, ही वांट्स द एंटायर थिंग एट अ टाइम। एक साथ पूरी चीजें चाहिए, सब उसे एक साथ एक पैकेज में चाहिए। ही नेवर इंटेंडेड कि मैं खाली साइट क्लियर करके चले जाऊं या फाउंडेशन रख के चले जाऊं, ये सब नहीं। ही ऑलवेज वांटेड अ थिंग। तो इसमें देयर इज ओनली सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसमें एक ही काम है। ओके। इसमें एक ही काम है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब कितना काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि आजकल होता है, अगर सपोज मैंने एक लैपटॉप लिया तो लैपटॉप के साथ में मुझे एएमसी के सर्विस मिलते हैं, या मैंने एसी लिया, अगर सपोज मैं एसी लेता हूं तो मुझे, मैं जब एसी लूंगा तो उसके कनेक्टेड कुछ उसके इंस्टॉलेशन भी होंगे, उसके एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे। तो ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता है जनरली क्योंकि ये अलग अलग काम है। पर क्योंकि मैं खाली एसी भी लूंगा तो आई कैन यूज इट, मैं प्राइवेटली उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। पर वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाता है। पर यहाँ पे कस्टमर ऑलवेज वांटेड मी टू डू द एंटायर थिंग एट अ टाइम, कि भाई सब एक साथ करके मुझे प्रोडक्ट रनिंग करके दो। तो इसलिए देयर इज ओनली सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फाइन। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज कनेक्टेड टू इंडिया 40 जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं, वो लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग बस, इसमें और कोई चीज नहीं आएगा। इसमें या तो लैंड आएगा या तो बिल्डिंग आएंगे या तो कंबाइंड लैंड एंड बिल्डिंग। ये वैसे लैंड एंड बिल्डिंग होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी है जो मैं रेंट कमाने के लिए रखता हूं या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन। हमें पता है हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी खरीद के रख देते हैं और फिर उस पर अप्रिसिएशन होगा, उसका प्राइसेस बढ़ेगा, ये सोच के हम उसे रखते हैं। तो वो बेसिकली रेंट और कैपिटल अप्रिसिएशन, ये दो चीजों के लिए जो रखा जाएगा उसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। आई होप दिस इज ओके। फाइन। इसका कैलकुलेशन इंडेक्स 16 और इंडेक्स 40 का मोस्ट ऑफ द पॉइंट सेम है। चलिए आते हैं। In financial year 1 to ABC Limited incurred the following expenditure in acquiring property consisting of 6 identical houses। हमने एक प्रॉपर्टी लिया जिसमें 6 houses है, each with separate legal title including the land on which it is built। 6 प्रॉपर्टी के अलग अलग टाइटल है, अलग अलग लैंड है। फाइन। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस डेट इज गिवन बिलो। सबसे पहले हमने परचेज किया 1 crore 80 lakhs में, तो ये हमारा पार्ट ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें ऑब्वियसली हमें कॉस्ट फाइंड करना है।
तो कॉस्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें कैपिटलाइज होती है? ऑल एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टिल द प्रॉपर्टी इज रेडी फॉर यूज। मतलब अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं, उस प्रॉपर्टी पे मैं कुछ खर्चा करूंगा, तो जब तक वो प्रॉपर्टी रेडी फॉर यूज नहीं होगा, तब तक जो भी खर्चे होंगे हम सब ऐड करते हैं। राइट है? इसमें पुट टू यूज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो हमारे इनकम टैक्स में होता है, जहां पे हम पुट टू यूज तक के एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करेंगे। इंटरेस्ट हो गया तो वो भी वहां तक कैपिटलाइज करेंगे। पर ये नॉर्मल एफआर है, उसमें इंडेक्स में क्या लिखा गया है कि भाई हम जो भी एक्सपेंसेस करेंगे प्रॉपर्टी पे, टिल द टाइम इट इज रेडी फॉर यूज। आई रिपीट, टिल द टाइम इट इज रेडी। जब तक वो रेडी नहीं होता है, रेडी फॉर यूज तक के खर्चे हम कैपिटलाइज करेंगे। फाइन। तो ये परचेज कॉस्ट है, ऑब्वियसली कैपिटलाइज होगा। सेकंड, नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस 20 lakhs नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज कॉस्ट, तो हम इंक्लूड करेंगे 20 lakhs। नेक्स्ट वन, क्योंकि नॉन रिफंडेबल, अगर रिफंडेबल होता तो नहीं इंक्लूड करते हैं। लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्विजिशन, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू एक्विजिशन, तो हम वो भी ऐड करेंगे 5 lakhs। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, क्या हम एडवर्टाइजमेंट को कैपिटलाइज कर सकते हैं? तो नहीं। एडवर्टाइजमेंट कोई, इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट टू मेक द एसेट रेडी। एडवर्टाइजमेंट तो हम उसका उससे रेवेन्यू या रेंट कमाने के लिए करते हैं, तो दिस कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। ओपनिंग सेरेमनी फंक्शन, अगेन सेम थिंग, हमने ओपनिंग सेरेमनी किया है, तो वो कोई एसेट को यूज करने के लिए जरूरी नहीं है। अगेन वो हम इनकम कमाने के लिए करते हैं, तो ये दोनों कैपिटलाइज नहीं होंगे। ओके। थ्रू आउट X23 इनकर्ड 1 लाख टुवर्ड्स डे टू डे रिपेयर, ये तो डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस एंड अदर एडमिन एक्सपेंसेस है, ये भी कैपिटलाइज नहीं होगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो नॉर्मल पीएनएल में जाएगा, क्योंकि मेरा एसेट रेडी हो चुका है, उसके बाद जो भी मैं खर्चे करूंगा वो सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाएगा। अनलेस एंड अनटिल वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा एसेट का, तो बाद के खर्चे नॉर्मली रेवेन्यू में जाते हैं। हाँ, अगर वो कैपिटलाइज का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मेजर रिकंस्ट्रक्शन, मेजर रेनोवेशन, वो सब हम कैपिटलाइज करते हैं। एबीसी लिमिटेड यूजेस वन ऑफ द 6 हाउसेज फॉर ऑफिस एंड अकोमोडेशन। हमने क्या किया है, हमने 6 प्रॉपर्टी बनाया है, उसमें से हमने एक प्रॉपर्टी को खुद के ऑफिस के लिए यूज किया है, खुद के ऑफिस के लिए यूज किया है। और बाकी जो 5 प्रॉपर्टी है, द अदर 5 हाउसेज आर रेंटेड टू वेरियस इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज, हमने उसे रेंट पे दिया है। बाकी जो 5 प्रॉपर्टीज है वो हमने रेंट पे दिया है। तो सबसे पहले जो हमने खुद के लिए रखा है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी कहां पे जाएगा? वो प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। उस पे इंडेक्स 16 एप्लीकेबल होगा, और वो हमारा पीपीई बन जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन जो हमने 5 प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, उस पे क्योंकि रेंट पे दिया है, तो वो हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, और उस पे इंडेक्स 40 एप्लीकेबल होगा, और वो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। फाइन। तो यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट क्या था देखो, टोटल कॉस्ट 1 crore 80 lakhs है, प्लस टोटल करते हैं 1 crore 80 lakhs प्लस 20 lakhs प्लस 5 lakhs, तो 2 crore 5 lakhs हमारा टोटल कॉस्ट हो गया है। 2 crore 5 lakhs, 2 crore 5 lakhs हमारा टोटल कॉस्ट हो गया है। फाइन। ये इसको हमें दो में डिवाइड करना है, 1:5 के रेशियो में, डिवाइड बाई 6। तो 34,16,667,170,83333। 1,70,80,333। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फाइन। दैट्स इट। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, 1 सेकेंड जस्ट में। आगे जाते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे, तो इसमें क्या लिखा गया है देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। जैसे हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी है 2 crore 5 lakhs, तो बी इज द आंसर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये जो टोटल 2 crore 5 lakhs था, इसका हमने दो ब्रेकअप किया था। इसमें इसने एक प्रॉपर्टी खुद के लिए रखा था, तो जो एक प्रॉपर्टी खुद के लिए रखा था 2 crore 5 lakhs डिवाइड बाई 6, 1:5, 34,16,667 जो था, वो हमारा पीपीई था, इंडिया 16 जिसपे लगेगा पीपीई। और जो बाकी 5 प्रॉपर्टी थे, 1,70,83,333, ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी?
1 crore 70 lakhs। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो ओनर ने खुद के लिए एक प्रॉपर्टी रखा है, उसका कॉस्ट है 34,16,666। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं केस सिनेरियो 2। ये इंडेक्स 20 से 33, सॉरी इंडेक्स 33 से कनेक्टेड है, जो कि अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस। आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन। और फाइन, देखते हैं आगे जैसे आएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है, वो सब है। पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। डीएफ लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप operating in multiple business segments across different parts of the world with multiple subsidiaries. It maintains its books of accounts and publishes its annual financial statements under Ind AS. The financial team has been working on closing the books of accounts and generating financial statements for the year ended 31/3/1 and are facing issues in the following transactions. देखते क्या क्या है। पहले क्या डेटा दिया है, देखिए ये इंड AS 33 का नॉर्मल सम है जिसमें ऑप्शन से कनेक्टेड है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट, ये हमारा प्रॉफिट है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एट्रीब्यूटेबल है 12 lakhs। वेन्स ऑलरेडी दे के रखा है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 5 लाख शेयर्स। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर 20 रुपीज है। हमने ऑप्शन दिया है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन, ऑप्शन में 1 लाख शेयर्स का ऑप्शन है और एक्सरसाइज प्राइस है 15। चलिए फाइंड करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो इसके ये एक पार्ट से कनेक्टेड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है व्हाट इज द बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। चलो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, बेसिक ईपीएस। आई थिंक बेसिक ईपीएस तो बहुत बेसिक होता है, स्ट्रेट तुम्हें जो एक्चुअल चीज है वही देखना है। बेसिक ईपीएस में हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 12 lakhs एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स जो एक्चुअल है, तो 12 lakhs डिवाइड बाई 5 लाख दैट इज 2.4। बेसिक ईपीएस हमारा है 2.4। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो क्वेश्चन ने पूछा है वो है डाइल्यूटेड ईपीएस। देखो हम जब डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करते हैं तो लॉजिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम किस तरीके से सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो डाइल्यूटेड में क्या सोचा जाता है, देखो सोचने का तरीका समझो वो इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे सोचना होता है, हमें इस तरीके से सोचना है कि अगर अगर फ्यूचर में जो कन्वर्ट शेयर्स आने वाले जनरेट होने वाले, जैसे कि यहाँ पे हम शेयर्स देने वाले ऑप्शन में फ्यूचर में, तो वो शेयर्स अगर अभी कन्वर्ट अभी आ गए होते हैं तो क्या होता। या कोई कन्वर्टेबल शेयर्स है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, जो फ्यूचर में डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो करंट ईयर ही कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उसका इंपैक्ट हमें दिखाना है। ओके हमें शेयर होल्डर्स को बताना है कि जो फ्यूचर में शेयर जनरेट होने वाले हैं अगर वो करंट ईयर ही जनरेट हो गए तो क्या होगा, उसका ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा। सेकंड थिंग, हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि हम जब डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाएंगे तो वी कैन नॉट शो अ बेटर पिक्चर। मतलब अगर मेरा बेसिक ईपीएस 2.4 है तो मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस कैन नॉट बी मोर देन 2.4। अगर वो सपोज 2.5 2.6 बेटर आता है, वी कैन नॉट शो दैट, क्योंकि हमें शेयर होल्डर्स को फ्यूचर का बेटर पिक्चर नहीं दिखा सकते। कंजर्वेटिज्म हमें सिंपल, हमें अगर कम हो रहा है तो वो दिखा सकते हो, 2.2 2.1 हो रहा है, 2.3 हो रहा है, हम वो दिखा सकते हैं डाइल्यूटेड में, बट वी कैन नॉट शो अ हायर फिगर। ये बेसिक लॉजिक होता है ताकि शेयर होल्डर्स को हम आगे जो नुकसान हो सकता है, जो डिक्रीज इन ईपीएस हो सकता है, वो हम पहले से बता दें कि ऐसा होता अगर वो फ्यूचर वाले शेयर्स करंट ईयर ही हो गए होते तो। आई होप बेसिक लॉजिक समझा। अब मैं आगे आता हूं। इस केस में हमें ऑप्शन में कितने शेयर इशू करने हैं, 1 लाख। क्या प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं, 15। मार्केट प्राइस क्या है, 20। अब लॉजिक समझो, मैं टोटल 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूं, पर डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं, 15 रुपीज में इशू कर रहा हूं, जबकि मार्केट प्राइस है उसका 20। तो अगर ये 1 लाख पूरे के पूरे शेयर इशू हो जाएंगे तो कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे, 1 लाख शेयर इंटू 15, मतलब 15 लाख रुपीज। टोटल रुपया, टोटल पैसा कितना आएगा, कंपनी विल इन टोटल रिसीव 15 lakhs। लेकिन अगर इसी 15 lakhs के सामने कंपनी ने शेयर इशू किया होता मार्केट प्राइस में, समझो मुझे 15 lakhs रुपीज मिल रहे हैं और मैंने शेयर इशू किया होता इस 15 lakhs के सामने एट मार्केट प्राइस ऑफ 20, तो कितना कितना शेयर में इशू करता, तो 15 lakhs डिवाइड बाई 20, विच मीन्स मैं 75,000 शेयर इशू करता। तो इसको हम बोलते हैं फुल कंसिडरेशन। और इसका मतलब जो बाकी 25,000 शेयर है वो क्या है, वो नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन। इसका मतलब हम वी कैन से सी, हम 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं 15 रुपीज पे, जबकि मार्केट प्राइस 20 है, मतलब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो या तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हम 1 लाख शेयर इशू करेंगे और 15 पे डिस्काउंट में, या तो नदर वे ऑफ सेइंग इट इज, यही चीज को मैं अलग वे से कैसे बोल सकता हूं कि भाई 1 लाख में से मैं 75,000 शेयर इशू करूंगा और उसके मैं पूरे पैसे ले रहा हूं, पूरे पूरे के पूरे पैसे ले रहा हूं,
और 25,000 शेयर्स मैं फ्री में दे रहा हूं, टाइप ऑफ बोनस कि मैं फ्री में दे रहा हूं। 75,000 शेयर्स के पूरे पैसे ले रहा हूं और 25,000 शेयर्स के बोनस दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमारा इंडेक्स क्या बोलता है कि देखो भाई, तुम्हारा 12 लाख का प्रॉफिट है, ओके, और अगर ये बोनस वाले शेयर इशू हो गए होते हैं तो क्या होता? तो 5 लाख प्लस 25,000 शेयर्स, तो हमारा ईपीएस क्या होता? तो ईपीएस होता 12 लाख डिवाइड बाई 5,25,000, जो कि 2.285, तो 2.29 पर शेयर, ये होता हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस, ये होता हमारा ईपीएस अगर वो फ्री वाले शेयर इशू हो गए होते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट होता है, बोला सर आपने ये कंसिडर किया? मैंने बोला हाँ। बोला आपने ये क्यों नहीं कंसिडर किया, इसको भी तो लो यहाँ पे। तो नहीं, हम ये नहीं ले सकते, उसका रीजन है, उसका लॉजिक है। लॉजिक क्या है? क्या ये 75,000 शेयर इशू हुए? नहीं। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं सर तो 25,000 भी तो इशू नहीं हुए। करेक्ट, वो भी नहीं इशू हुए। पर एक चीज समझो, ये जो 75,000 शेयर इशू होगा तो उसके सामने हमें पूरे पैसे मिलने वाले हैं। तो उस पैसे को हम, ये जब 75,000 इशू करेंगे तो पैसे तो आएंगे ना भाई पूरे, तो हमें पूरे पैसे मिलने वाले हैं और उस पैसे को हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, उससे हम प्रॉफिट कमाएंगे। अज्यूमिंग कि हम सेम रेट या बेटर रेट से कमाएंगे, तो उस पे हमारा ईपीएस डाइल्यूट नहीं होगा। देखो लॉजिक समझो, 75,000 का यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 75,000 जब भी इशू होगा तो उसके सामने पैसे भी आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो उसको हम बिजनेस में लगाएंगे, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और बिजनेस में सीधी बात है, अगर हम पैसे लगाएंगे तो हम प्रॉफिट भी तो कमाएंगे। तो क्या मेरा ईपीएस उसके वजह से डाइल्यूट होगा? तो नहीं होगा। तो जब डाइल्यूट नहीं होने वाला है तो हम उसे कैसे दिखाएंगे अभी? वेर एज 25,000 जो है वो तो हम फ्री में दे रहे हैं। क्या वो शेयर इश्यू करने से हमें कुछ पैसे आने वाले हैं? नहीं। तो हमारा नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा, हाँ, पर उसके सामने प्रॉफिट आने वाला है? नहीं। तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है? 25,000 शेयर्स का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है? नील इंपैक्ट। दैट मीन्स प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, लेकिन सामने शेयर्स बढ़ने वाला है। तो इस नुकसान को, जो नुकसान होने वाला है जिससे ईपीएस डाइल्यूट होगा, उसे हमें पहले ही दिखाना है। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड सेज, कि जो नेगेटिव चीजें वो दिखाओ, पॉजिटिव चीजें हम नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस में। ओके, आई होप ये लॉजिक समझ गया होगा। स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट यही होता है कि 75,000 क्यों नहीं लिया, 25,000 क्यों लिया? एंड दिस इज द रीजन जो मैंने बताया, कि 75,000 फ्यूचर में जब इशू होगा तो फ्यूचर में पैसे आएंगे, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो उससे पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, शेयर्स भी बढ़ेंगे, तो हमारा ईपीएस डाइल्यूट नहीं होगा, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन 25,000 में तो कंफर्म डाइल्यूट होने वाला है। तो जो कंफर्म है हम वो बताएंगे, क्योंकि उसके सामने हम शेयर इशू कर रहे हैं पर पैसे नहीं आ रहे हैं, और पैसे नहीं आ रहे हैं, शेयर इशू होंगे तो डाइल्यूट तो होगा ना। तो दैट्स वाई। ओके, आई होप लॉजिक क्लियर है। आगे जाते हैं। तो ये हमें आ गया 2.4 और 2.29। तो 2.4 और 2.29, फाइन। नेक्स्ट वन पे आते हैं। DEF Limited enters into a contract to buy 100 tons of cocoa beans at 1,000 per ton for delivery in 12 months. हमें 12 months में डिलीवरी देना है, लेना है। हमने बाई किया है 100 tons of cocoa at 1,000. On the settlement date, the market price for cocoa bean is 1,500 per ton. ये हमारा सेटलमेंट डेट पे ये मार्केट प्राइस है। इसका मतलब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमने 1,000 रुपीज में खरीदे और आज मार्केट प्राइस 1,500 है, तो हम पार्टी को बोले भाई तू नेट में सेटल कर, मीनिंग तू मुझे 1,000 में बेचेगा, मैं 1,000 में खरीदूंगा, फिर मैं मार्केट में 1,500 में बेचूंगा, तो मुझे 500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। उससे अच्छा है कि तू मुझे 500 रुपीज कैश दे दे नेट, और मुझे मार्केट में बेचना नहीं पड़ेगा और ना तेरे से खरीदना पड़ेगा। तो इसको कैश सेटलमेंट बोलते हैं। इन शॉर्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये या तो तुम कैश सेटल कर सकते हो, या तो तुम्हें फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ेगा। फिजिकल सेटलमेंट मतलब मैं एक्चुअली कोको बीन खरीदूंगा 100 टन एट 1,000, और कैश सेटलमेंट में मैं सप्लायर को बोलूंगा भाई ना तू मुझे 1,000 में दे, ना मैं मार्केट में बेचूंगा 1,500 में, तू मुझे पर टन 500 रुपीज दे दे। दैट्स इट। तो ये दो पॉसिबिलिटी होता है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेटल्ड, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है इट कैन नॉट बी सेटल्ड नेट इन कैश, कैश में नहीं सेटल होगा। एंड इज एंटर्ड फॉर डिलीवरी, हमें डिलीवरी लेना होगा, तो ये फिजिकल डिलीवरी है, इन लाइन विद डीएफ एक्सपेक्टेड परचेज और यूसेज रिक्वायरमेंट, फाइन। अगर देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर वो नेट सेटल होता है, नेट सेटल, तो हम उसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। ओके, लेकिन ये फिजिकली सेटल हो रहा है, मतलब हमारे पास क्या राइट है? राइट टू रिसीव कोको बीन्स, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। इट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल एसेट कब होता है? जब देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव
मनी और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। अगर हमारे पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है जहां पे हम सामने वाले से पैसे ले सकते हैं, या अगर नुकसान हो रहा है तो हमें देना पड़ेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे मनी और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट, तो हम उसे बोलते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो फाइनेंशियल एसेट, लॉस हो रहा है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या हमें पैसे लेने के राइट है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इट कैन नॉट बी नेट सेटल्ड। तो हम क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे नेट सेटल नहीं पॉसिबल, तो फिजिकली होगा। तो हमारे पास क्या राइट है? राइट टू रिसीव मनी के राइट टू रिसीव कोको बीन्स, तो राइट टू रिसीव ऑब्वियसली कोको बीन्स। तो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल राइट, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा इन शॉर्ट। आगे जाते हैं, इसके कनेक्टेड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू? क्या ये डेरिवेटिव है? तो ये तो डेरिवेटिव तो नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव कब होता? ये डेरिवेटिव तब होता अगर हम नेट सेटल कर सकते हैं, नेट सेटल कर सकते हैं तो ये डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता। तो ये डेरिवेटिव नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ये कैश सेटलमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो ये है एग्जीक्यूटरी एंड नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी समझा देता हूं। नॉन डेरिवेटिव सबको समझ गया होगा, इट इज नॉट अ डेरिवेटिव। क्यों डेरिवेटिव नहीं है? डेरिवेटिव तब होता है जब हम नेट सेटल करेंगे, और डेरिवेटिव की जो तीन कंडीशंस है कि भाई फ्यूचर में सेटलमेंट होगा, देयर इज नो कैश इन्वॉल्व, और उसका प्राइस इज लिंक टू सम अदर अंडरलाइंग, वो सब जो बेसिक डेफिनेशंस है हम वो देख सकते हैं। पर सिंपल बोलूंगा तो कैश सेटल होगा, नेट में सेटल हो रहा है अगर, तो हम बोलेंगे कि इट इज अ डेरिवेटिव। पर इसमें नेट में सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो इसलिए इट इज नॉट अ डेरिवेटिव। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो दोनों पार्टी ने इक्वल किया है या इक्वल नहीं किया है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने सपोज 10 लाख रुपीज का गुड्स का ऑर्डर किया है, और उस 10 लाख में से मुझे 3 लाख के गुड्स मिल चुके हैं, और मैंने 3 लाख का पेमेंट कर दिया है। तो जब मैंने जो लिया है 3 लाख का गुड्स, और जो पेमेंट है वो 3 लाख का हो चुका है, मतलब हम दोनों ने इक्वली अपना काम किया है, तो उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप ये ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, हमने ऑर्डर प्लेस किया है, ना गुड्स आया है ना हमने पैसे दिए हैं, तो दोनों ने अभी तक हमारा कुछ नहीं अपना काम किया है, तो इट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट वन। डीईएफ लिमिटेड इन्वेस्ट इन कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगेन ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है, इशूड बाय सब्सिडरी। हमने सब्सिडरी के सीसीसीपीएस में इन्वेस्ट किया है, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर सीसीपीएस of 1,000 each, face value 10, 990 का प्रीमियम। Under the terms of the instrument, each CCPS is compulsory convertible into one equity share of B Limited at the end of 5 year। मतलब क्या हो रहा है कि 5 साल के बाद, देखिए अगर मैं कन्वर्ट में प्रेफरेंस शेयर लूंगा तो मुझे क्या मिलता है? मेरे को दो राइट मिलता है, एक राइट टू रिसीव डिविडेंड नॉर्मली, और दूसरा क्या होता है, एक तो डिविडेंड मिलने का राइट होता है, और दूसरा एंड में रिडम्पशन होगा, तो हमें उसका जो बेसिक वैल्यू है वो मिलेगा, रिडम्पशन वैल्यू। तो इसमें लिखा गया है ईच सीसीपीएस इज कंपल्सरली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर। तो एंड में मुझे क्या मिलने वाला है? क्या मुझे कैश मिलने वाला है? नहीं, तो ये इक्विटी कैटेगरी में चले जाएगा। और such CCPs carry dividend at 12% per annum payable only when declared at the discretion of B Limited। क्या हमें डिविडेंड कंफर्म मिलने वाला है? नहीं, देर इज नो कंफर्मेशन कि भाई मिलेगा ही। इनफैक्ट इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ बी लिमिटेड। सब्सिडरी की मर्जी होगी तो वो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, उसके डिस्क्रिशन पे है। तो ये इक्विटी हुआ कि लाइबिलिटी हुआ? तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये इक्विटी हुआ। ये इक्विटी हुआ इशूअर के एंगल से। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी कब होता है? व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे मनी और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। मतलब एक शॉर्ट में बोलूं तो मुझे किसी को पैसे देने हैं फ्यूचर में कंपल्सरली। अगर जैसे कि मैंने बैंक लोन लिया, बैंक ने बोला भाई तुझे 5 साल में ये पैसे चुकाने हैं, यू हैव टू रीपे दिस इन 5 years, तो मुझे 5 साल के बाद तो रीपे करना है, और देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे मनी, मुझे पैसे ही देने पड़ेंगे, ऑब्लिगेशन है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है? पैसे देना है, तो वो मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है। पर यहाँ पे क्या पैसे देने का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है? नहीं, यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर्स देना है, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर इज क्लासिफाइड एज इक्विटी। और डिविडेंड वो भी डिस्क्रिप्शन पे है, तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए इशूअर के लिए इक्विटी हो जाएगा, इशूअर के लिए इक्विटी हो जाएगा। अगर डिविडेंड कैश में देना है तो फिर वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, जो ऑब्वियसली सब स्टूडेंट ने किया होगा, हम ब्रेक करते हैं टोटल जो पैसा है उसको लाइबिलिटी कंपोनेंट इक्विटी कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और अकॉर्डिंगली उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। पर यहाँ पे इट इज एंटायरली एंटायरली इट इज इक्विटी, क्योंकि ना डिविडेंड देने का कंपल्शन है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे मनी, ना ही एंड में रिडम्पशन में कैश देना है, उसमें भी इक्विटी शेयर देना है। तो इशूअर के एंगल से अगर देखेंगे, अगर मैं इशूअर के एंगल से बात करूं, सब्सिडरी के एंगल से बात करूं जो इशू कर रहा है,
तो उसके लिए ये हो गया है इक्विटी। और अगर मैं इन्वेस्टर के एंगल से बात करूं जो होल्डिंग कंपनी है, तो इन्वेस्टर के लिए तो अगर हम फाइनेंशियल एसेट का डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि इन्वेस्टमेंट इन, अगर हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करते हैं तो हमारे लिए वो एसेट हो जाता है, तो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट होगा। ओके। लेकिन यहाँ पे आंसर सी दिया है, मतलब क्वेश्चन ईश्वर के एंगल से बात कर रहा है। क्लैरिटी है नहीं कि ईश्वर के एंगल से बोलना है कि इन्वेस्टर के एंगल से। तो एज पर आंसर सी है इक्विटी, तो हमें ईश्वर के एंगल से बात। फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये कनेक्टेड है हमारा इक्विटी अकाउंटिंग इन एसोसिएट। इक्विटी अकाउंटिंग जो कि इंडेक्स 28 के हिसाब से होता है, उससे कनेक्टेड है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। PQR Limited is required to adopt Ind AS from 1st April X1 with comparatives for 1 year, that is X0 X1। ये हमारा कंपेरेटिव ईयर है और हमारा करंट ईयर है X1 X2। On 1st April X1, that is start of the year, PQR acquired 30% of voting shares for XYZ for 8,000 crores। फाइन। हमने सबसे पहले 30% शेयर होल्डिंग खरीदा किसी ऑपोजिट कंपनी का। तो हम जब किसी का 30% शेयर्स खरीदते हैं तो हम हो गए इन्वेस्टर, और सामने वाला कंपनी जिसका हमने शेयर्स परचेज किया है वो कौन हो गया? वो हो गया हमारा एसोसिएट। एसोसिएट कब माना जाता है? जनरली 20% अगर मैं शेयर होल्डिंग परचेज करूंगा तो 20 से लेके 50 तक, 20 से लेके 50 तक उसे हम एसोसिएट मान सकते हैं। नो डाउट एक्सेप्शन है कुछ, जहां पे 15% पे भी एसोसिएट हो जाएगा और 25 पे भी एसोसिएट नहीं होगा। जब उसके पास इन्फ्लुएंस का पावर नहीं होगा तो 25 पे भी नहीं होगा, और 15% पर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है तो भी हम मानते हैं कि एसोसिएट है। पर जनरल रूल है 20 से 50% के बीच में रहा शेयर होल्डिंग तो हम उसे एसोसिएट मानते हैं, और एसोसिएट में हम इक्विटी मेथड अप्लाई करते हैं। फाइन। आगे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने 30% शेयर खरीदा कितने में? 8,000 में। तो हम इसका किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे? ये मेरा बैलेंस शीट है, तो मैं खरीदूंगा, मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू बैंक। तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखेगा। हमने 8,000 करोड़ रुपीज दिया है तो वो दिखेगा। ओके। एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक, एक एंट्री एसेट में दिखेगा और सेकंड बैंक से माइनस होगा। आगे PQR लिमिटेड अकाउंट इट्स इन्वेस्टमेंट इन XYZ यूजिंग इक्विटी। ऑब्वियसली हमें इक्विटी मेथड ही अप्लाई करना है एज पर इंड AS 28। हम जब CFS बनाएंगे at 31st March, PQR recognized its share of net asset changes of XYZ using equity accounting as follows। फाइन। हमने क्या क्या बुक्स में दिखाया? इक्विटी मेथड में अकाउंटिंग कैसा होता है? जो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो इन्वेस्टर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो हम ड्यू बेसिस में हमारे बुक्स में कैरी करते हैं। आई रिपीट, हम ड्यू बेसिस में कैरी करते हैं। देखिए, अगर मैंने नॉर्मली किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मेरा 1 या 2% होल्डिंग है, तो क्या मैं उस कंपनी का प्रॉफिट मेरे बुक्स में ड्यू बेसिस में दिखा सकता हूं? नहीं। लेकिन अगर एसोसिएट का रिलेशनशिप है तो CFS में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम ड्यू बेसिस में दिखा सकते हैं इन केस ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, जो कि इंड AS 28 का अकाउंटिंग है। तो यहाँ पे करंट ईयर में ये हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हमारा शेयर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एंड लॉस चाहिए, ये हमारा शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व है। हमारा शेयर है, इंटू 30% नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो हमने 700 का प्रॉफिट अर्न किया है, हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हम ड्यू बेसिस में ले लेंगे। ड्यू बेसिस में लेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ड्यू बेसिस कर रहे हैं, तो प्लस पोस्ट PNL कितना? 700। एक यहां पे आएगा और एक PNL में ऐड होगा। जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू PNL। फिर शेयर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस है 100 रुपीज, एक्सचेंज डिफरेंस भी एक हम यहाँ पे ऐड करेंगे 100, और एक FCTR करके यहाँ पे आ जाएगा अगर वो ट्रांसलेशन से कनेक्टेड है पूरा। और थर्ड है रिवैल्यूएशन रिजर्व 50। थर्ड है रिवैल्यूएशन रिजर्व 50, तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पे ऐड होगा 50, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखेगा। आई होप दिस इज ओके। 55। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 8850 पे दिखेगा। एट प्रेजेंट ये पोजीशन है। फाइन। फिर क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास 30% होल्डिंग है, ध्यान रखना। कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट द एसोसिएट वाज 8850। ऑब्वियसली ये हमने चेक भी कर लिया। ऑन 1st April PQR लिमिटेड हमने वी अक्वायर्ड द रिमेनिंग 70%। अब हमने एसोसिएट को सब्सिडरी बना दिया है, रिमेनिंग 70% भी परचेज कर लिया फॉर 25,000 करोड़। इतने रुपीस देके हमने खरीद लिया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट। क्या दिया है? फेयर वैल्यू ऑफ 30% इंटरेस्ट ऑलरेडी ओन्ड 9,000। फेयर वैल्यू ऑफ XYZ नेट एसेट 30,000। हमने जो एसेट लिया है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट जो लिया है वो 30,000 है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड बाय PQR टू XYZ। फेयर वैल्यू क्या है? देखिए,
हम जब इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप एक्विजिशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेप एक्विजिशन, जहां पे हमने पहले 30% खरीदा और फिर हमने 70% खरीदा, तो दिस वे हमने 100% परचेज किया। तो जब स्टेप एक्विजिशन हो रहा है तो सबसे पहले हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या है? 70% तो हमने परचेज किया और उसके लिए हमने पे किया 25,000। नॉट ओनली दिस, हमने 30% पहले से खरीद कर रखा था। तो एज पर इंडेस हमारा, हम क्या करते हैं, हम जब 30% हमने पहले से खरीदा है तो हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 का स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? वो बोलता है कि भाई तुम्हें सबसे पहले तो उसको रीवैल्यू करना होगा। ये जो पहले का जो हमने परचेज किया, हमें उसे रीवैल्यू करना होगा। तो आज इसका फेयर वैल्यू 9,000 है, तो सबसे पहले इसे 9,000 पे लेके आओ। तो ये जो 150 का प्रॉफिट है वो जाएगा पीएनएल में, और ये पीएनएल में मर्ज हो जाएगा, ये इस पीएनएल में मर्ज हो जाएगा प्लस 150। ओके, तो ये हमारा 150 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पीएनएल के साथ साथ। दैट इज वन थिंग। ओके, तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखेगा? 9,000 पे। हमें हमारे प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट को रीवैल्यू करना है, और जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आएगा वो जाएगा पीएनएल में। इसमें एक सिंपल लॉजिक होता है, जब भी हमारा परसेंटेज कंट्रोल अगर आ रहा है या कंट्रोल जा रहा है, तो जो डिफरेंस आता है वो पीएनएल में जाता है। एंड इफ देर इज नो चेंज इन कंट्रोल, तो वो अदर इक्विटी में जाएगा। इफ देर इज नो चेंज इन कंट्रोल तो अदर इक्विटी। फाइन। तो 30% जो हमने पहले से परचेज किया था उसका कॉस्ट था 9,000, तो टोटल हमारा परचेज कंसिडरेशन हो गया है 34,000। टोटल परचेज कंसिडरेशन 34। तो व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन? तो 34,000। नेक्स्ट वन, हम पहले 13 ले लेते हैं। व्हाट इज द गेन ऑन प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट इन XYZ लिमिटेड रिकग्नाइजेशन प्रॉफिट लॉस? तो ये वाला पार्ट है जो मैंने डिस्कस किया था। प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट में ये जो 150 है, ये गेन हम रिकग्नाइज करते हैं पीएनएल में। तो ये 150 का गेन है जो पीएनएल में रिकग्नाइज होगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द सेड बिजनेस कॉम्बिनेशन? 12th पे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? फाइन। देखिए, हमने एसेट कितने के लिए? नेट एसेट 30,000 का है, और यहाँ पे हमारे पीसी है 34,000। चलो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं? कंसिडरेशन पेड जो पीसी है प्लस एनसीआई माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। नेट एसेट जो हमने लिया उसका फेयर वैल्यू 30,000 है, परचेज कंसिडरेशन 34,000 है। एनसीआई या तो हम आईएनए पे वैल्यू करते हैं, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट पे, उसके फेयर वैल्यू पे, या तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स पे। पर यहाँ पे एनसीआई है ही नहीं, क्योंकि एंटायर 100% हमारे पास है। तो 4,000 जो है हमने इतना एक्स्ट्रा पे किया, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये हमारा गुडविल है, 4,000 इज आर शेयर ऑफ गुडविल। फाइन। तो गुडविल हमारा 4,000। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ट्रांजिशन डेट ऑफ PQR? ट्रांजिशन डेट क्या होता है? सी, ये मेरा सपोज सपोज ये मेरा करंट ईयर है, करंट ईयर है। तो ये करंट ईयर है जहां से मैं इंडेस अडॉप्ट कर रहा हूं। तो ट्रांजिशन डेट होता है ऑलवेज प्रीवियस ईयर का ओपनिंग डेट। तो अगर हम अपने करंट सम में आएंगे तो हमारा करंट ईयर है X1 X2। करंट ईयर है X1 X2। तो हमारा लास्ट ईयर क्या हुआ, कंपेरेटिव ईयर क्या हुआ? X0 X1। तो हमारा डेट ऑफ ट्रांजिशन हो गया 1 अप्रैल X0। 1 अप्रैल X0 इज द डेट ऑफ ट्रांजिशन। और लास्ट है PQR लिमिटेड प्रेजेंट्स कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर। कंपेरेटिव कौन सी ईयर का होगा? ये जो ईयर है X0 X1, सॉरी ये मैंने बाय मिस्टेक 4 लिख दिया, X0 X1। X0 X1 जो है वो मेरा कंपेरेटिव ईयर है, तो ये हमारा कंपेरेटिव ईयर है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, चलो विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चलो बाय।